डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति पर। विश्व में ऐसी अनेक क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने मानव समाज को एक नई दिशा ही नहीं दी, बल्कि पुरातन व्यवस्थाओं में, पुरातन शासन प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया था। जब भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्र हो, जब भी किसी भी क्षेत्र में अकस्मात या हम यूं कहें कि एक निश्चित अवधि में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति भी विश्व के इतिहास में ऐसी ही एक क्रांति है, ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन है जिसने कि पुरातन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था स्थापित कर दी थी। इस क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस पर पड़ा, बल्कि संपूर्ण विश्व में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिला और कालांतर में विश्व में जो उदारवाद और जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई, उसके पीछे फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। यद्यपि इससे पूर्व अमेरिका की क्रांति ने विश्व में प्रजातंत्र को स्थापित कर दिया था, परंतु फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण देन है निरंकुश शासन का अंत कर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की स्थापना करना। विश्व को ये तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और यह क्रांति इस कारण घटित हुई क्योंकि उस समय फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि जनता जो है करों के बोझ से, शासकों के अत्याचार से, उच्च वर्ग के उत्पीड़न से त्रस्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जब उसे अत्याचार और तमाम सामाजिक वर्जनाएं असहनीय हो गई, तो क्रांति ही एकमात्र विकल्प रह गया था। इस क्रांति ने विश्व में न केवल स्वतंत्रता का आह्वान किया, बल्कि हमें भाईचारे व समानता का संदेश भी दिया। हम चर्चा करना चाहेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या कारण थे और उस समय फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी। सबसे पहली बात यह आती है कि उस समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था तथा वो उसका विश्वास था कि वह केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। इसलिए शासन में राजा दैवीय अधिकारों का प्रतीक था और वह किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता था। राजा अपनी मनमानी करता था, राजा की इच्छा ही
एक प्रकार से कानून होती थी। फ्रांस के शासक लुई 16वें ने एक बार स्वयं कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही राज्य की इच्छा है, जो मैं करता हूँ वही राज्य को करना चाहिए, और जो राजा की इच्छा है वही कानून है। स्वयं लुई 16वें ने भी एक बार कहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए यह चीज वैध है, अर्थात राजा ने जो चाहा वही वैध हो गया। इस तरह निरंकुश राजा जो राजतंत्र था, ऐसे राजतंत्र में जनता के अधिकारों की बात करना या जन कल्याण की बात करना बेईमानी था। उस समय फ्रांस के राजाओं का जीवन अत्यंत विलासितापूर्ण था। फ्रांस के राजा फ्रांस की राजधानी पेरिस से दूर 12 मील दूर वर्साई के महल में ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। इस महल में सैकड़ों कमरे थे और इसी महल में नाट्यघर, अतिथि कक्ष और तमाम उद्यान, सैनिकों के रहने के निवास स्थान, सामंतों के लिए महत्वपूर्ण भवन आदि स्थापित थे। इस महल पर लगभग 1789 में 10 करोड़ डॉलर का वार्षिक व्यय होता था। अब आप समझ सकते हैं कि उस युग में 10 करोड़ डॉलर अकेले राजा और रानी पर व्यय होना कितनी बड़ी धनराशि थी। राजा तथा उसके परिवार की सेवा के लिए लगभग 18,000 सेवक थे, जो केवल राजा और उसके परिवार की सेवा करते थे। दरबार की जो शोभा थी उसको बढ़ाने के लिए भी 2000 सामंत वहां निवास करते थे। अकेले जो रानी थी उस समय लुई 16वें की रानी मेरी एंटवाइनेट, उसकी सेवा के लिए 500 सेवक थे। अब आप समझ सकते हैं कि राजा और रानी का जीवन कितना ऐश्वर्यपूर्ण, कितना विलासितापूर्ण रहा होगा। केवल राजकीय परिवार पर 15 लाख डॉलर प्रतिवर्ष व्यय होते थे भोजन के लिए, केवल भोजन के लिए। राज परिवार के भोजन के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख डॉलर व्यय किया जाता था। तड़क भड़क इतनी थी कि राजा मुक्त हस्त खुले हाथ से अपने प्रिय पात्रों को, अपने चाटुकारों को दान और भेंट देता था। लुई 16वें ने अपने 15 वर्षों के शासन में लगभग 10 करोड़ डॉलर केवल इनाम और ऐसे दान पर लुटा दिए थे। पेंशनें बेतरतीब बेहिसाब दी जाती थी। महल में प्रकाश के लिए प्रति रात्रि जो दिए जलाए जाते थे, अधिकांश तो वे चांदी के होते थे, और जो दासियां महलों में काम करती थी वे दासियां उन दीपकों को बेचती थी। इस तरह उनको दीपक बेचने का खुला अधिकार था। दूसरी बार के लिए फिर नए दिए खरीदे जाते थे। इस तरह धन का अत्यधिक दुरुपयोग होता था। राजा अगर योग्य हो गया तो निरंकुश शासन कुछ हद तक संभला रहता है, परंतु जब राजा अयोग्य होते हैं तो निरंकुश शासन में शासन तंत्र भ्रष्टाचारपूर्ण हो जाता है और स्थिति अत्यंत विकट हो जाती है। इसी तरह अत्यधिक अपव्यय के कारण, धन की इस तरह की बर्बादी के कारण फ्रांस की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। एक तो फ्रांस निरंतर पहले युद्धों में व्यस्त रहा, पहले 7 वर्षीय युद्ध में, फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, और इस तरह तमाम युद्धों में व्यस्त रहने के कारण फ्रांस की वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। इस कारण फ्रांस की जनता त्रस्त ही नहीं थी, बल्कि भूखों मरने की स्थिति उसकी हो गई थी।
कर प्रणाली इतनी दूषित थी कि जो उच्च वर्ग, जो सामंत वर्ग राज्य से तमाम प्रकार की सुविधाएं लेता था, तमाम प्रकार के करों की वसूली करता था, राज्य को वह किसी भी प्रकार का कर नहीं देता था। इसीलिए फ्रांस में एक कहावत प्रचलित थी, सामंत युद्ध करते हैं, पादरी पूजा करते हैं और जनता कर देती है। कर देने का कार्य केवल जनसाधारण वर्ग का था और लगभग जनसाधारण वर्ग अपनी आय का 80% भाग कर देता था। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की स्थिति क्रांति से पूर्व कितनी भयावह रही होगी। हम चर्चा करना चाहेंगे कि फ्रांस में क्रांति के कारण क्या थे। जो क्रांति हुई उनमें पहले कारण आते हैं राजनीतिक कारण। फ्रांस में जो मैंने पहले बताया था कि राजा निरंकुश ढंग से शासन करते थे, राजा की इच्छा ही कानून होती थी और राजा की जो इच्छा होती थी वही हुआ करता था। फ्रांस में उस समय बूर्बो वंश का शासन था और बूर्बो वंश में जितने भी शासक हुए सब निरंकुश शासक थे, जिनमें हेनरी चतुर्थ, लुई 16वां, 13वां, 15वां, 14वां, 16 सब क्या थे, सब निरंकुश ढंग से शासन करते थे। जनता के अधिकारों की बात किसी ने भी नहीं मानी। इसका परिणाम यह हुआ कि शासन में निरंकुशता के कारण अयोग्यता, निष्क्रियता और विलासिता ज्यादा हावी हो गई। राजा अपने प्रिय पात्रों को मनमाफिक इनाम देता, उन पे धन लुटाता और उन्हें बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करता। जब अयोग्य लोग बड़े पदों पर नियुक्त होंगे तो निश्चित ही शासन में भ्रष्टाचार, अयोग्यता, अक्षमता आएगी। यही एक बड़ा कारण यह भी था कि निरंकुश शासन के कारण कुशासन, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दूसरा बड़ा कारण था दूषित प्रशासन। फ्रांस में प्रशासन इतना दूषित था कि योग्यता किसी भी पद के लिए कोई पैमाना नहीं था। बड़े बड़े पदों पर सामंतों को, राज परिवार के व्यक्तियों को उनकी योग्यता न होते हुए भी नियुक्त किया जाता था। प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार था कि अब आप समझ सकते हैं कि राजा की जो इच्छा होती थी वही वो करता था। यही नहीं, उच्च पदों पर तो नियुक्ति में भ्रष्टाचार था ही, न्याय व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। चोगे वाले जो न्यायाधीश होते थे उनके पदों के लिए खुलेआम बोली बोली जाती थी, खुलेआम पदों की बिक्री होती थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब न्यायाधीश का पद ही बिक्री के द्वारा खरीदा जाता हो, उसकी बोली लगती हो, तो न्याय व्यवस्था कितनी दूषित रही होगी। अगला कारण था अकुशल प्रशासनिक व्यवस्था। क्योंकि योग्यता पैमाना न होने के कारण अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इस कारण अयोग्य व्यक्ति ही जब उच्च पदों पर नियुक्त हो तो शासन में अक्षमता तो आएगी ही। जो लुई 15वां था, उसकी जो मूर्खतापूर्ण कार्य थे उसके कारण फ्रांस के हाथ से कई उपनिवेश निकल गए थे। अमेरिका में जो उपनिवेश था कनाडा, वो फ्रांस के हाथ से निकल गया था। भारत में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। ये सब परिणाम
लुई 15वें की अयोग्यता के कारण उत्पन्न हुई थी। यही नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि फिजूल खर्ची इतनी अधिक थी कि राज्य के धन का अनावश्यक दुरुपयोग किया जाता था। जो लुई 16 की रानी थी मेरी एंटोइनेट, वह इतनी अपव्ययी थी कि फ्रांस की जनता उसे मैडम डेफिसिट, डेफिसिट का अर्थ होता है घाटा, मैडम डेफिसिट के नाम से पुकारती थी। इस तरह मेरी एंटोइनेट राज्य के धन का दुरुपयोग करती थी। शाही अस्तबल के घोड़े चाहे राजा के लिए आवश्यकता हो न हो, लेकिन तब भी 1500 घोड़े हर समय तैयार रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कि घोड़ों की आवश्यकता कहीं जाने की हो न हो, लेकिन 1500 घोड़े हर समय तैयार रखे जाएंगे। इस पे कितना अपव्यय होता होगा। इसी तरह न्याय व्यवस्था भी भ्रष्ट थी। फ्रांस में न्याय के लिए कोई सर्वमान्य कानून नहीं थे। उस समय फ्रांस में लगभग 17 प्रकार के न्यायालय थे और न्याय संबंधी कोई पुस्तक उपलब्ध न होने के कारण न्यायाधीश अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी न्याय दे सकते थे। राजा की इच्छानुसार कानून बनाए जाते थे। लगभग फ्रांस में उस समय 400 प्रकार के कानून प्रचलन में थे और इन कानूनों में इतना अंतर था कि एक स्थान पर जो बात वैध मानी जाती थी, 1-2 मील दूर पर ही वही बात अवैध हो जाती थी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो नोबिलिटी ऑफ द रोब चोगे वाले न्यायाधीश होते थे, उनके पदों की खुलेआम बिक्री होती थी। जब कोई न्यायाधीश धन देकर पद खरीदेगा तो निश्चित ही वह क्या करेगा, भारी जुर्माने से अपनी जेबें भरेगा। और यही फ्रांस में होता था। न्यायाधीश भारी जुर्माना लगा करके अपनी जेबें भरते थे। न्याय खुलेआम बिकता था। राजा इतने अयोग्य थे कि जिस कारण राजतंत्र में अक्षमता आ गई थी, शासन तंत्र में अक्षमता आ गई थी। रॉबर्टसन नामक एक विद्वान लिखते हैं कि लुई 16 में अब तक मुकुट धारण करने वाले लोगों की तुलना में राजत्व के गुणों का नितांत अभाव था। अर्थात लुई 16वां राजपद संभालने के काबिल ही नहीं था। वह एक सुस्त, आलसी, निद्राप्रिय और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति था, जो केवल शिकार, बंदूक चलाने, बाल संवारने और नाट्यशालाओं में रुचि रखता था। और ऊपर से उस पर उसकी रानी मेरी एंटोइनेट का अत्यधिक प्रभाव था, जो कि अनावश्यक शासन में हस्तक्षेप करती थी। यह महिला स्वयं खर्चीली तो थी ही, साथ ही उसे फ्रांस से भी कोई लगाव न था, क्योंकि मेरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और फ्रांस के प्रति उसे कोई लगाव नहीं था। वह राजा को अपनी सुंदरता के बल पर कठपुतली बनाए रखती और शासन में अनावश्यक हस्तक्षेप करती थी, जिस कारण शासन में और भी अक्षमता आ गई थी। करों का बोझ केवल जनसाधारण वर्ग उठाता था। जैसे मैंने कहा, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग राज्य को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करता था, कोई भी टैक्स नहीं देता था। जनसाधारण वर्ग जो है करों के बोझ से दबा हुआ था। यह सामान्य वर्ग अपनी आय का लगभग 80% भाग कर के रूप में अदा करता था। इस कारण उसका जीवन अत्यंत दयनीय हो गया था। शाही परिवार के सदस्य जो कि अत्यंत धनवान थे, बड़े पादरी, सामंत वर्ग पूरी तरह करों से मुक्त था। बल्कि ये वर्ग भी जनसाधारण वर्ग से कर लेता था।
ये लोग जनता से बेगार करवाते, उपहार लेते और पीड़ित जनता का और भी निरंतर शोषण करते रहते थे। शाही करों के अलावा जनसाधारण वर्ग को, किसानों को, चर्च एवं बड़े बड़े पादरियों को भी कर देना पड़ता था। इस तरह करों का जो बोझ आम जनता पर था वो अत्यधिक था। जो लुई 16वीं की रानी थी मेरी एंटोइनेट, उसका चरित्र भी अत्यंत संदेहपूर्ण था। यह रानी लुई जो 16वीं की रानी थी वो ऑस्ट्रिया की रानी मेरिया थेरेसा की पुत्री थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इस कारण वो अपने भाई और अपनी ऑस्ट्रिया के सम्राट के प्रभाव का फ्रांस पर अनावश्यक दुरुपयोग करती थी। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि रानी अत्यंत अपव्ययी थी। वह राज्य के धन को अपने वैभव, शान, शौकत और विलासिता के लिए पानी की तरह बहा रही थी। स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि फ्रांस दिवालिया होने की कगार पर था। इन सब कारणों से फ्रांस में क्रांति एक प्रकार से तय होनी ही निश्चित होनी थी। इसके लिए एक समय ही केवल क्या था, एक अनुकूल समय की आवश्यकता थी। इस तरह फ्रांस में ये राजनीतिक कारण क्रांति के लिए उत्तरदायी थे।